तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है लैरेंजियल कैंसर यानी गले का कैंसर। ठीक है, लैरेंजियल कैंसर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ओके, तो देखिए लैरेंजियल यानी वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं, कुछ फोल्ड होते हैं जो मिलके क्या करते हैं? अपनी वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कौन से पार्ट का कैंसर है? लिखिए लैरिंग्स के अंदर इट इज ए कैंसर ऑफ, इट इज ए कैंसर ऑफ। ये कैंसर है किसका? सबसे पहला तो वोकल कॉर्ड को। वोकल कॉर्ड यानी जो जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। सेकंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो वोकल कॉर्ड को या एयरवे को कवर करता है जब हम खाना एनगल्फ करते हैं। ठीक है। थर्ड लैरेंजियल कार्टिलेज। लैरेंजियल कार्टिलेज। लैरेंजियल कैंसर यानी कैंसर ऑफ वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटिस एंड लैरेंजियल कार्टिलेज। ठीक है, ये चीज। ये सारी चीजें। ओके, अब बात करते हैं। देखो ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इजीली डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा दिन हम चपड़ 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 बोलते ही रहते हैं। तो जब भी कैंसर अगर वॉइस वोकल कॉर्ड के अंदर होगा तो भाई अपनी वॉइस चेंज होनी ही होनी है। तो अपनी वॉइस चेंज हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? हम जाके चेक कराते हैं, डॉक्टर साहब देखिए हमारी वॉइस चेंज होती है। तो डॉक्टर चेक करेगा अपने लैरिंगोस्कोप से, तो वो देख लेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना ट्यूमर टाइप बन रही है। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो इसका प्रोग्नोसिस भी एज कंपेयर टू अदर कैंसर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कौन से टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोनिक कैंसर होएगा, जो मैलिग्नेंट कैंसर होएगा, उसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसका गुड प्रोग्नोसिस है, क्योंकि इज अर्ली स्टेजेस के अंदर पता चल जाता है, इसलिए गुड प्रोग्नोसिस है। जल्दी पता चल जाता है तो जल्दी इलाज भी हो जाता है। और ये होता है एक टाइप का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको बात करने से पहले एक बार इसका एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं लैरिंग्स का। तो मैं लैरिंग्स का डायग्राम बनाऊंगा पोस्टीरियरली, पीछे से। ये बन गया भाई लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड। इसी टाइप का होता है ना जी? बिल्कुल जी। यहाँ पे कुछ फोल्ड होते हैं, एक बोन होती है, एक स्पेशल टाइप की बोन होती है ना जो फ्रीली अटैच होती है, किसी के साथ अटैच नहीं होती, फ्रीली मूवेबल होती है। उस बोन को क्या बोलते हैं? जो गले के अंदर प्रेजेंट होती है, हायोइड बोन। ये हायोइड बोन बना दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोल्ड होते हैं। ठीक है, एक फोल्ड ऊपर और एक फोल्ड नीचे। ठीक है, इतने शार्प तो नहीं होते जितने मैंने बना दिए हैं। ठीक है, एक फोल्ड यहां बना दिया, एक फोल्ड यहां बना दिया। तो इस टाइप का होता है अपना लैरिंग्स। इसके ऊपर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। बिल्कुल जी। अब इसको लेबल कर देते हैं। ये है एपिग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस, दिस इज हायोइड बोन। ये है हमारी हायोइड बोन है। ये वेस्टिबुलर फोल्ड है। ये वाला फोल्ड है वेस्टिबुलर फोल्ड, और ये नीचे वाला फोल्ड है वोकल फोल्ड।
ठीक है, दिस इज वोकल फोल्ड एंड दिस इज वेस्टिबुलर फोल्ड। ठीक है, दो फोल्ड हमने बना दिए हैं, एक हायोइड बोन बना दिया, एक एपिग्लोटिस बना दिया। इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है, ट्रैकिया होते हैं। ठीक है, इधर ट्रैकिया हो गया, इसके नीचे हो गया ट्रैकिया। ओके, अब देखते हैं अदर चीजें, जैसे एपिग्लोटिस से लेके मतलब लैरिंग्स की जहां से स्टार्टिंग होती वहां से लेके वेस्टिबुलर फोल्ड तक के रीजन को बोलते हैं हम सुप्राग्लोटिस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसको हम बोलते हैं सुप्राग्लोटिस। ठीक है, ये कहां से कहां तक है, जहां के लैरिंग्स स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेके जहां पे वेस्टिबुलर फोल्ड आता है, वेस्टिबुलर फोल्ड तक सुप्राग्लोटिस बोलते हैं। और वेस्टिबुलर फोल्ड से लेके वोकल फोल्ड तक के रीजन को हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्लोटिस। उसके बाद वोकल फोल्ड से लेके जहां तक ट्रैकिया नहीं स्टार्ट होता है उस वाले रीजन को हम बोलते हैं सब ग्लोटिस। ठीक है, देखो बीच वाले को ग्लोटिस, वेस्टिबुलर फोल्ड से वोकल फोल्ड, और ऊपर वाले को सुप्रा, सुप्रा यानी ऊपर, सुप्रा ग्लोटिस, नीचे, नीचे यानी सब ग्लोटिस। ठीक है, ये कहां से कहां तक है सुप्रा ग्लोटिस, एंट्री ऑफ, मैं लिख देता हूं फिर तो याद रहने, आपको याद रहेगा। जहां से लैरिंग्स की एंट्री स्टार्ट होती वहां से लेके वेस्टिबुलर फोल्ड तक। जहां से लैरिंग्स स्टार्ट होता है वहां से लेके वेस्टिबुलर फोल्ड तक। अब लिख लेते हैं ग्लोटिस, ये है वेस्टिबुलर फोल्ड से लेके वोकल फोल्ड तक। दिस इज ग्लोटिस। अब लिखते हैं सब मतलब नीचे, ये है वोकल फोल्ड से स्टार्ट करके ट्रैकिया तक। भाई देखो कुछ अलग बात नहीं है, बस हमने क्या करा है, लैरिंग्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को सुप्रा बोल दिया, बीच वाले को ग्लोटिस बोल दिया, नीचे वाले को सब बोल दिया। ठीक है, सब ग्लोटिस, सुप्रा ग्लोटिस, ग्लोटिस। ठीक है, ये चीजें बस। ठीक है, अब अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब जो लैरिंग्स के अंदर कैंसर डेवलप होएगा, अब इन्हीं तीनों रीजन्स के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। जो सबसे कम डेवलप होता है वो रीजन होता है सबसे लेस। ठीक है, सबसे कम जहां पे कैंसर डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम सब ग्लोटिस। यहां पे होता है सबसे कम कैंसर डेवलप, कहां पे, सब ग्लोटिस पे। और अब पूछोगे कि मोस्ट कॉमनली कहां पे कैंसर डेवलप होता है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर डेवलप होता है कहाँ पे, ग्लोटिस पे। अब आप पूछोगे सुप्राग्लोटिस पे फिर क्या होता है, भाई यहाँ पे सुप्राग्लोटिस पे सबसे जल्दी, अगर यहाँ पे सुप्राग्लोटिस के अंदर कर कैंसर है तो ये कैंसर सबसे अर्ली लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक वे के रास्ते से पूरी बॉडी के अंदर सबसे जल्दी स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये क्या करता है, अर्ली लिम्फेटिक स्प्रेड। देखिए मैंने आपके सामने लैरिंग्स का डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर भाई एपिग्लोटिस ऊपर वाला पार्ट बना दिया, उसके बाद हायोइड बोन बना दिया, वेस्टिबुलर फोल्ड बना दिया, वोकल फोल्ड बना दिया। ठीक है, अब मैंने 3 रीजन बना दिए। सबसे ऊपर वाला रीजन सुप्राग्लोटिस, बीच वाला ग्लोटिस, नीचे वाला सब ग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस रीजन के अंदर अगर ट्यूमर होएगा तो वो ट्यूमर की खास बात क्या है, ये सबसे जल्दी लिम्फेटिकली आसपास स्प्रेड होएगा। बीच वाले अगर ट्यूमर प्रेजेंट होता है तो उसकी खास बात क्या है, ग्लोटिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जहां पे कैंसर डेवलप होता है। सबसे नीचे सब ग्लोटिस की खास बात,
यहाँ पे सबसे कम कैंसर डेवलप होता है। और सब ग्लोटिस की एक और बात बता दूं, यहाँ पे सबसे कम कैंसर डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्नोसिस भी सबसे कम है। अगर सब ग्लोटिस के अंदर कैंसर डेवलप हो गया, लैरिंजियल कैंसर, तो ये प्रोग्नोसिस इसका पुअर रहेगा, क्योंकि ये डायग्नोस बिल्कुल लेट स्टेजेस के अंदर होएगा। ये आराम से लंग्स के अंदर मेटास्टेसाइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये था आपका लैरिंग्स का डायग्राम। अब इसके अंदर लिख लो, वैसे मोस्ट कॉमन साइट क्या है, ग्लोटिस, और इसको कीजिए आप हाईलाइट, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट। अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी की, कि क्या कोजेज और रिस्क फैक्टर रह सकते हैं लैरिंजियल कैंसर के। देखिए, ये आपको दिखने लग रहा है लैरिंग्स, इधर वाला कैसा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंसर डेवलप हो चुका है, ये अलग से आपको दिखने लग रही है ना, ये ट्यूमर, दिस इज द ट्यूमर, ठीक है। और अच्छे से देखना है तो एक और इमेज देखिए, ये अर्ली स्टेजेस का कैंसर यहां पे दिख रहा है आपको। ये वाला रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे अर्ली स्टेजेस के अंदर कैंसर है। और बिल्कुल एडवांस स्टेजेस का देखना है तो पूरा ये एडवांस स्टेजेस का कैंसर देख लीजिए, ठीक है। दिस इज कैंसर। ओके, अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी अगर बात करें तो सबसे पहले तो भाई मेल्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले मोस्टली इन मेल्स, मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि मेल्स ही सबसे ज़्यादा स्मोक करते हैं, मेल्स ही सबसे ज़्यादा टोबैको खाते हैं, इसलिए मेल ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो साथ में हम लिख सकते हैं टोबैको, यानी तंबाकू, टोबैको यानी तंबाकू। उसके बाद हम लिख सकते हैं मेल ही सबसे ज्यादा करते हैं क्या, स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग सबसे मेन रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का, लैरिंजियल कैंसर होने का। अगर पूछा जाए कि सबसे मेन रिस्क फैक्टर क्या है, तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग के साथ साथ एल्कोहल, मेल्स ही सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और अगर कोई मेल सबसे स्मोक और अल्कोहल एक साथ करता है तो ये दोनों रिस्क को और बढ़ा देते हैं लैरिंजियल कैंसर होने के, ठीक है। स्मोकिंग प्लस अल्कोहल दोनों करते हैं तो रिस्क और बढ़ जाता है, ठीक है। उसके साथ रिस्क फैक्टर हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री रही हो, उसके किसी फादर फोर फादर किसी को लैरिंजियल कैंसर होता है तो उसके अंदर भी जेनेटिकली कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है रेडियो एक्सपोजर, अगर कोई पर्सन रेडिएशन के ज़्यादा एक्सपोजर में रहता है, जैसे एक्सरेज यूनिट के अंदर ड्यूटी है, या एमआरआई सीटी स्कैन यूनिट के अंदर ड्यूटी है, ठीक है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर ड्यूटी है, तो वहाँ पे उस पर्सन को भी काफ़ी रिस्क रहता है लैरिंजियल कैंसर होने का। उसके बाद बात करते हैं ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन में हम लिख सकते हैं एस्बेस्टोस, कोई पर्सन ऐसे फैक्ट्रीज में काम करता है जहां पे एस्बेस्टोसिस इनहेलेशन उसको क्रोनिकली मिलता रहता है, या कोई माइन के अंदर काम करता है जहां पे निकल निकाला जाता है। निकल एक मेटल होता है जो मैग्नेट वगैरह बनाने के अंदर, सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाने के अंदर काम आता है, निकल, ठीक है। साथ में कोई पर्सन काम करता है कोल की फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है।
या कोल की माइंस के अंदर, कोल यानी कोयला, ठीक है, या सिलिकोसिस, इन सारे फैक्ट्रीज के अंदर काम करता है। अगर कोई पर्सन रखता है पुअर ओरल हाइजीन, तो ये भी एक छोटा सा रिस्क फैक्टर बनता है कि पर्सन ओरल हाइजीन मेंटेन ही नहीं करता, तो उसके ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो उसको फ्रीक्वेंटली सोर थ्रोट रहेगा। तो फ्रीक्वेंटली अगर सोर थ्रोट यानी थ्रोट का इन्फ्लामेशन, और लंबे टाइम तक किसी जगह का इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे सेलुलर एडेप्टेशन हो जाता है, ठीक है। पहले नॉर्मली होएगा, फिर एबनॉर्मली होएगा, जिसके अंदर पहला स्टेज है मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया, देन फाइनली इट चेंज इनटू एनाप्लेसिया। ओके, पुअर ओरल हाइजीन के बाद एक और वायरस होता है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इट कैन आल्सो बी ए रिस्क फैक्टर फॉर लैरेंजियल कैंसर। क्यों? क्योंकि HPV वायरस के कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। किसका क्या करते हैं ये? कुछ वेरिएंट्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। अब आप पूछोगे भाई ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है? तो मैंने आपको कैंसर के पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ाया था, जनरल ऑन्कोलॉजी में, कि कैंसर तभी डेवलप होता है जब ग्रोथ बढ़ जाए और कंट्रोल करने वाली एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। तो कंट्रोल कर किसको कौन करता था? कंट्रोल करने की एक्टिविटी का काम किसका था? इसका काम यहाँ पे था ट्यूमर सप्रेसर जीन का, ठीक है। इट डिक्रीज ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिविटी, ठीक है। देखो भाई, किसी भी जगह पे सपोज करो ये एक सेल है, यहाँ पे कैंसर डेवलप कर कब होएगा? दो टाइप के जीन होते हैं किसी भी सेल के अंदर, एक तो ग्रोथ एसिलरेटर, एक ग्रोथ इनहिबिटर। इस ग्रोथ एसिलेटर को मैंने प्रोटोओन्कोजीन बोल दिया था, ठीक है। बाद में इसको मैंने ओन्कोजीन बोल दिया था। ग्रोथ इनहिबिटर को मैंने ट्यूमर सप्रेसर जीन बोल दिया था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इस ग्रोथ एसिलेटर जीन की एक्टिविटी बढ़ रही थी और ग्रोथ इनहिबिटर जीन की एक्टिविटी घट रही थी, ठीक है, इसकी डिक्रीज हो रही थी, जिससे क्या हुआ था, फाइनली कैंसर डेवलप हो गया था। ओके, ये थी आपकी ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका अर्ली क्लिनिकल फीचर्स। तो भाई लैरिंग्स है, लैरिंग्स का काम क्या होता है? वॉइस प्रोड्यूस करना। तो लैरिंग्स के अंदर कैंसर होगा तो अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या होगा? वॉइस चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे परसिस्टेंट होर्सनेस देखने को मिलेगा, ऐसी आवाज आएगी जैसे हॉर्स की तरह आवाज आएगी, जैसे हॉर्स बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परसिस्टेंट होर्सनेस, और सेकंड लिखेंगे वॉइस चेंजेस। पर्सन के अंदर वॉइस चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। परसिस्टेंट होर्सनेस एंड वॉइस चेंजेस, ठीक है। परसिस्टेंट होर्सनेस, होर्सनेस को अच्छे से लिखूं, परसिस्टेंट होर्सनेस एंड वॉइस चेंजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पर्सन को फ्रीक्वेंटली सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट। और जैसे जैसे कैंसर डेवलप होएगा, कैंसर की ट्यूमर ग्रो होएगी, तो भाई अपनी जो लैरिंग्स होता है जीआईटी के बिल्कुल आगे होता है, तो ट्यूमर ग्रो होएगी, तो ट्यूमर ग्रो होके क्या करेगी, जीआईटी की अपने ईसोफेगस है, ईसोफेगस के ल्यूमन को थोड़ा सा नैरो कर देगी, ठीक है। ईसोफेगस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जिससे ईसोफेगस का ल्यूमन कम होएगा। तो ईसोफेगस का ल्यूमन कम हो गया तो पर्सन को
एनगल्फ करने में, स्वेलो करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, पहले डिफिकल्टी आएगी, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पेन भी देखने को मिल सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है एक तो डिस्फेजिया, एक ओडाइनोफेजिया। डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी, ओडाइनोफेजिया यानी पेनफुल स्वेलोइंग। ठीक है, डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया। ठीक है, जब कैंसर ट्यूमर ग्रो होएगी, जब ट्यूमर का साइज बढ़ेगा तो पेशेंट को दूर से दिखने लगेगा नेक में मांस है, नेक के अंदर ऐसे मांस का टुकड़ा दिखेगा। ठीक है, और ये आप बताइए कैंसर के अंदर पेनफुल होता है या पेनलेस होता है? हमेशा कैंसर की जो भी ट्यूमर होती है वो हमेशा पेनलेस होती है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसने भाई स्पाइनल कोड को इन्वेड ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को? पेनलेस नेक मास, पेशेंट के अंदर पेनलेस नेक मास देखने को मिलेगा। और जब ट्यूमर के अंदर की ब्लड वेसल्स रप्चर होनी शुरू हो जाएंगी तो पेशेंट को क्या होएगा? ब्लीडिंग होएगी। तो ये ब्लीडिंग कैसी देखने को मिल सकती है? हेमोपटाइसिस, यानी कफ के अंदर पेशेंट के अंदर ब्लीड देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, हीमोपटाइसिस देखने को मिल सकता है जब ट्यूमर के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट होएगी। ओके, उसके बाद वॉइस चेंज हो गया, परसिस्टेंट होर्सनेस हो गया, डिस्फेजिया हो गया, साथ में मेन तो रह ही गया कि भाई अपना लैरिंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होएगी तो पेशेंट को सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम भी तो आएगी, यानी यहाँ पे होएगा डिस्निया, पेशेंट को देखने को मिलेगा डिस्निया। और हमने पता है ईएनटी का एक ही कनेक्शन होता है, ईयर, नोज और थ्रोट, इन सभी का एक ही कनेक्शन होता है। और थ्रोट के अंदर अगर पेन होएगा तो ये पेन क्या ईयर के अंदर फील नहीं होएगा? थ्रोट के अंदर अगर कैंसर होएगा तो पेशेंट के अंदर ईयर के अंदर भी पेन फील होएगा, क्योंकि इन सारा का एक ही कॉम्बिनेशन होता है। आपने सुना भी होगा भाई ईएनटी का डॉक्टर, कभी सुना है खाली गले का डॉक्टर या खाली ईयर का डॉक्टर? नहीं, ये सारा एक ही कनेक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ईयर का पेन देखने को मिलता है। और पेन ऑफ ईयर इज नोन एज ओटेल्जिया, यानी ईयर पेन देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, और जब ट्यूमर का ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगा, जब एक्सहेलेशन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो जब एक्सहेल नहीं कर पाएगा पेशेंट अच्छे से, तो उस टाइम पे पेशेंट के अंदर सुनने को मिलेगा अपने को स्ट्राइडर रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका क्लिनिकल फीचर्स। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो परसिस्टेंट होर्सनेस को कर लो, अर्ली साइन। ठीक है, उसके बाद ओटेल्जिया, बस ये चीज, ये थी आपकी क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री ले लीजिए और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए। हिस्ट्री में हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट के फैमिली के अंदर किसी को कैंसर तो नहीं था, पेशेंट को इन सभी कोजेस के अंदर से कोई कोज से एक्सपोज तो नहीं है, पेशेंट टोबैको तो नहीं लेता, स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं लेता, रेडियो एक्सपोजर तो नहीं होता, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखता है या नहीं हुआ रखता, एचपीवी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ पेशेंट को। उसके बाद हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि उसको वॉइस चेंज, होर्सनेस, सोर थ्रोट, डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया, ओटेल्जिया, हेमेटोपटाइसिस, हीमोपटाइसिस वगैरह कुछ भी ऐसे क्लिनिकल फीचर्स तो नहीं आ रहे पेशेंट को। उसके बाद फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं, लैरिंगोस्कोपी कर सकते हैं। लैरिंगोस्कोपी के साथ हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? हम यूएसजी कर सकते हैं, हम सीटी कर सकते हैं, हम कंफर्म करने के लिए बायोप्सी कर लेंगे। बस बायोप्सी से हो जाएगा कंफर्म। ओके, ये है आपका डायग्नोसिस।
अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लैरिंजियल कैंसर के मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले भाई रेडियोथेरेपी देंगे हम पेशेंट को। रेडियोथेरेपी में ध्यान रखना कि रेडियोथेरेपी के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ नेक रेडियोथेरेपी। तो नेक रेडियोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है सोर थ्रोट। Sore throat is a side effect of neck radiotherapy. ओके, नेक रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस के अंदर है, ठीक है, अभी ट्यूमर अगर छोटी है तो हम क्या करेंगे, छोटे पार्ट को रिमूव करेंगे। तो छोटे पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पार्शियल लैरिंगेक्टमी करेंगे हम क्या करेंगे, पार्शियल लैरिंगेक्टमी करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या रिमूव करते हैं, एक तो पहले तो वोकल कॉर्ड को रिमूव कर दो, प्लस में एक तो वोकल कॉर्ड रिमूव कर दिया, प्लस में कुछ लैरिंग्स का पार्ट रिमूव कर दो, सम पार्ट ऑफ ट्यूमर अफेक्टेड लैरिंग्स। ठीक है, हमने क्या किया है, पार्शियल लैरिंगेक्टमी के अंदर हमने एक तो वोकल कॉर्ड को रिमूव कर दिया और जो भी ट्यूमर ने अफेक्ट कर दिया है लैरिंग्स के पार्ट उसको रिमूव कर दिया। ये क्या था, इनिशियल स्टेज के अंदर पार्शियल लैरिंगेक्टमी। अब लैरिंगेक्टमी के अंदर एक चीज पूछी जाती है, पोजीशन, प्री और पोस्ट पोजीशन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर बात करें जाए लैरिंगेक्टमी के अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री। ये प्रोसीजर करने से पहले सबसे पहले प्री के अंदर अपना टारगेट होता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज ना हो, पेशेंट की रेस्पिरेशन इजीनेस आए। उसके लिए पेशेंट को क्या करते हैं, हम ऐसी पोजीशन देते हैं जिससे पेशेंट को रेस्पिरेशन में आसानी हो, जिसका नाम होता है फाउलर पोजीशन। यहाँ पे हम पेशेंट को सबसे पहले तो फाउलर पोजीशन देंगे और ऑपरेशन करने से पहले ही पेशेंट को अल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सिखाएंगे, क्योंकि अगर लैरिंग्स रिमूव हो गया, वॉइस बॉक्स अगर हमने रिमूव कर दिया तो पेशेंट भाई उसके बाद बोल नहीं पाएगा। तो पेशेंट को पहले ही प्रिपेयर करना है अपने को ऑपरेशन से पहले। ठीक है, टीच पेशेंट अबाउट अल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर पेशेंट लिटरेट है, पेशेंट पढ़ा लिखा है, तो भाई उसको पेन पेपर दिखा देंगे। लेकिन अगर पेशेंट अनपढ़ है तो हम उसको भाई साइन लैंग्वेज सिखाएंगे, उसको बेसिक चीज़ें बता देनी है कि जैसे इधर आइए, या मेरे को पेन हो रहा है, या मेरे को पानी पीना है, या मेरे को सांस नहीं आ रही। इस टाइप के अपने को साइन लैंग्वेज पेशेंट को सिखा देनी है। ठीक है, ये करना है अपने को प्री नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पोस्ट सर्जरी के बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपना क्या रोल होएगा। ठीक है, पोस्ट के अंदर सबसे पहले बात करें पोजीशन। यहां पेशेंट को अपने को देनी है सबसे पहले तो हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन देनी है, क्यों, टू ईज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आसानी हो इसलिए पेशेंट को देनी है अपने को हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को सिखाना है स्टोमा केयर। जो स्टोमा बन जाएगा लैरिंग्स रिमूव करने के बाद, उस स्टोमा की अपने को केयर सिखा देनी है पेशेंट को। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज हम लास्ट में इसको स्टोमा केयर को थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सर्जिकल मेथड। अगर
ट्यूमर और ज़्यादा ग्रो हो चुका है। अगर इनिशियल स्टेज के अंदर था तो हमने क्या करा था, पार्शियल लैरिंगेक्टमी कर दी थी। लेकिन अगर कैंसर और ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है तो हम क्या कर देंगे, टोटल लैरिंगेक्टमी। हम क्या कर देंगे, टोटल लैरिंगेक्टमी कर देंगे। अब ये टोटल लैरिंगेक्टमी क्या होती है, यहाँ पे टोटल लैरिंग्स इज रिमूव्ड, सारे के सारे लैरिंग्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे लैरिंग्स को रिमूव करके यहाँ पे एक परमानेंट स्टोमा क्रिएट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कर देना, परमानेंट स्टोमा क्रिएट कर देना। स्टोमा मतलब ओपनिंग, जैसे ट्रैकियोस्टमी की ओपनिंग होती है ना, ऐसे ही लैरिंग्स वाले एरिया को रिमूव करने के बाद यहाँ पे एयरवे को पेटेंट रखने के लिए हमने क्या करना है, एक परमानेंट ओपनिंग बना देनी है, जिससे पेशेंट सांस लेगा और सांस छोड़ेगा। जो काम नोज का था वो काम हो जाएगा यहाँ पे स्टोमा का। ठीक है, तो ये है परमानेंट स्टोमा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर कैंसर लैरिंग्स को क्रॉस करके आसपास के टिश्यूज तक स्प्रेड हो गया है, लास्ट स्टेज जिसके अंदर कैंसर काफी ज्यादा मेटास्टेसाइज हो चुका है। सबसे पहले तो क्या था भाई, कैंसर बस छोटी सी जगह पे था, वोकल कॉर्ड और आसपास में था। और सेकंड टोटल लैरिंगेक्टमी कब की हमने, जब कैंसर सारे के सारे लैरिंग्स को इन्वेड कर दिया था। अब तीसरी वो सर्जरी जब लैरिंजियल कैंसर ने आसपास के टिश्यू, कार्टिलेज, मसल्स वगैरह को इन्वॉल्व कर दिया है, तो उसको बोलते हैं रेडियल नेक डाइसेक्शन। रेडियल नेक डाइसेक्शन, ये रेडियल नेक डाइसेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, ठीक है, रेडियल नेक डाइसेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये करते कब है, जब कैंसर आसपास के टिश्यूज को सबको इन्वेड कर देता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ लैरिंग्स को तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, विद लैरिंग्स के साथ क्या क्या चीजें और रिमूव करेंगे, रेडिकल है। ठीक है, रेडियल है यानी हमने क्या करना है, लैरिंग्स के आसपास की सारी चीजें निकाल देनी है, जहां जो एक्सपोज है या जो एक्सपोज हो चुकी होंगी। ठीक है, विद सराउंडिंग मसल टिश्यू, जो भी आसपास की मसल्स थी, टिश्यू थी और ग्लैंड्स थे, उस सभी को हमने रिमूव कर देना है। एंड ग्लैंड्स, इन सभी को हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना है। और करके ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट को ऐसे कैसे छोड़ देने हैं, वहां पे क्या कर देना, अपने को परमानेंट स्टोमा क्रिएट कर देना है। ठीक है, परमानेंट स्टोमा इज क्रिएटेड। परमानेंट स्टोमा इज क्रिएटेड, क्यों, टू गिव अ अल्टरनेट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। स्टोमा का काम क्या है, ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि पेशेंट को सांस लेने के लिए कोई ओपनिंग चाहिए। अब लैरिंग्स रिमूव कर दिया, सपोज करो यहाँ पे लैरिंग्स था, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये नोज है। ठीक है, ये ट्रैकिया है। हमने क्या किया है, हमने लैरिंग्स को सारे को कट करके निकाल दिया, तो अब पेटेंसी तो रही नहीं। इस पेटेंशन को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम इस जगह पे एक ओपनिंग बना देंगे, एयर इनहेल और एक्सहेल यहां से होएगी। ठीक है, ये चीज ओके। ये था आपका रेडिकल नेक डाइसेक्शन। कब कराया हमने, जब कैंसर आसपास के टिश्यूज में स्प्रेड हो जाता है। अब एक छोटा सा और सर्जिकल मेथड बच गया, जो बिल्कुल छोटे अर्ली स्टेजेस के अंदर हम करते थे, जो वैसे तो स्टार्टिंग में लिखना था लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं, लेजर। एडवांस टेक्नोलॉजी है लेजर ये, लेकिन खास बात ये यूज होता है तभी जब कैंसर के ट्यूमर की साइज बहुत छोटी हो। ठीक है,
यूज्ड इन स्मॉल साइज ट्यूमर, used in small size tumors. ओके, ये था आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। जो भी सारी सर्जरी पड़ी उनके अंदर अपना नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भाई लैरिंजियल कैंसर है तो अपनी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एयरवे शुड बी आवर प्रायोरिटी। सबसे पहले एयरवे इज प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी है एयरवे को मेंटेन करना। अपने को क्या करना है, मेंटेन एयरवे। अपने को क्या करना है, एयरवे को मेंटेन रखना है। ठीक है, कैसे पेटेंट रख सकते हैं, कैसे प्रायोरिटी को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। जैसे कोई भी लैरिंजियल कैंसर वाला पेशेंट है तो हमेशा उसके रूम में ट्रैकियोस्टोमी किट जरूर रखें, ताकि कभी भी अगर रेस्पिरेटरी को कोलैप्स हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स होता है, तो तुरंत अपने को क्या कर देना है, ट्रैकियोस्टोमी करके एयरवे को पेटेंट कर देना है। ठीक है, तो ऑलवेज कीप टीटी किट नियर बाय। ठीक है, टीटी किट को नियर बाय रखना है। ठीक है, पेशेंट की अगर सर्जरी होने वाली है तो अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी। अगर एग्जाम में ये पूछ रहे कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ए लैरिंजियल कैंसर हु इज गोइंग फॉर लैरिंगेक्टमी, एक लैरिंजियल कैंसर वाला पेशेंट अगर लैरिंगेक्टमी के लिए जा रहा है तो अपनी क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो इस केस के अंदर हमारी प्रायोरिटी है कि पेशेंट को अल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सिखा देने हैं। ठीक है, तो टीच अल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये है प्रायोरिटी किस केस में, इन प्री ऑप पेशेंट। प्री ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर का प्रायोरिटी है अपनी क्या करना, कि इसको अल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सिखा देना है। ठीक है, प्रायोरिटी इन प्री ऑप पेशेंट। उसके बाद पोस्ट ऑप की बात करें तो पेशेंट को स्टोमा होगा, तो सबसे पहले बताओ पेशेंट को टीच अबाउट स्टोमा केयर। टीच अबाउट स्टोमा केयर, पेशेंट सर्जरी करके आ चुका है तो उसको स्टोमा केयर सिखाना है, जिसमें अपने को क्या बताना है। सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि आपको स्टोमा है यानी ओपनिंग है, आपका सांस यहाँ से गले से चल रहा है, तो कोशिश करो कि कभी भी इस नहाते टाइम पे यहाँ पे पानी ना पड़े, प्रोटेक्टिव कवर लगा दो। नहीं तो पेशेंट नहाएगा अगर ऐसे सिर से पानी डालेगा तो पानी ऐसे बह के सीधा स्टोमा के अंदर चला जाएगा, सीधा लंग्स के अंदर पानी भर लेगा। ठीक है, ये चीज भूल जाओ कि आप नाक से सांस ले रहे हैं, आपका रेस्पिरेशन चल रहा है स्टोमा से। ठीक है, और उसको बोलो ऐसी चीजें अवॉइड करे जिसके अंदर जैसे स्विमिंग, स्विमिंग स्पोर्ट्स को अवॉइड करे। स्विमिंग करने के लिए तू उतरेगा, उतरते ही गले तक पानी जाएगा और वो पानी सीधा लंग्स के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो अवॉइड वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, पेशेंट को बोलना है अवॉइड वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे लिख लीजिए अवॉइड वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि भाई पेशेंट क्या करेगा, सांस लेने, पेशेंट क्या करेगा, नहाने के लिए वही पानी डालेगा, तो पानी डालते हैं पेशेंट का क्या होगा, ऐसे नोज से ऊपर बहते हुए पानी अंदर चल जाएगा। ठीक है, और उसको साथ साथ ये भी सिखाना है अपने को पेशेंट को कि जब भी आपको बाहर एनवायरनमेंट में कहीं पे जाना है तो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है धूल मिट्टी से। ठीक है, कवर करके रखना है, कवर करके इतना भी ना रख लियो कि सांस ना आए। ठीक है, बस अपने को पेशेंट को कवर करना है। ठीक है, अवॉइड वाटर स्पोर्ट्स एंड अवॉइड डायरेक्ट शावर।
ठीक है। अवॉइड डस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। कवर ड्यूरिंग बाथिंग, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये था आपका लेरेंजियल कैंसर। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माय क्लास।